हेलो नमस्ते वेलकम टू इग्नू विद्या। हम पढ़ रहे हैं EHI 05 इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी का पार्ट 14 द सेकंड कार्नेटिक वार। मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। और एक प्लेलिस्ट है जो कि इसकी है जिसमें कि अब मैं फुल कोर्स करवा रही हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रही। पहला कार्नेटिक वार अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लेना, थोड़ा सा लिंक तो रहेगा ही फर्स्ट कार्नेटिक वार का सेकंड कार्नेटिक वार से। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं उसमें समझा चुकी हूँ पहली वीडियो में, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाली, इसलिए पहले आप उसको देख लेना। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार के जो कॉजेस थे वो इंडिया से स्टार्ट नहीं हुए थे, यूरोप में ही फ्रांस और ब्रिटिश के अंदर कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी जो इंडिया में भी देखने को मिलती है उनकी दुश्मनी। फ्रांस के जो गवर्नर जनरल हैं, हमने ये देखा था कि फर्स्ट कार्नेटिक वार से किसी को कोई ऐसा फायदा तो नहीं हुआ था कि कोई टेरिटरी मिल गई हो, जमीन का टुकड़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इन सारे यूरोपियन कंट्रीज को ये पता चल गया था कि अब जो मौजूद ये जो भारतीय शासक है वो कमजोर है, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे स्किल्स है, उसके आगे इनकी बड़ी सेना भी अब टिक नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं हम अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो ये चीज पता पड़ गई थी। स्पेशली जो फ्रांस का गवर्नर है डुप्लेक्स, ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया था कि अब मैं अपनी पावर को और अब टेरिटरी को अब मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, व्यापार के अलावा मैं पॉलिटिक्स में भी घुस सकता हूँ, ऐसा कुछ डुप्लेक्स के दिमाग में आ चुका था। ठीक है, यूरोप की बात करें तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पीस आ चुकी थी, शांति समझौता हो चुका था। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो सदर्न इंडिया में कुछ अलग ही टाइप के हालात बन चुके थे। आगे देखिए, सेकेंड वार जो होता है, यहाँ पर क्या होता है कि डुप्लेक्स अब क्या चाह रहा है कि भाई मेरे को पता तो चल चुका है कि इंडिया में किस तरह के हालात हैं, लेकिन अब मैं कैसे जीतूं, किसकी टेरिटरी जीतूं। अब कोई डुप्लेक्स से नहीं लड़ रहा सामने से, तो ऐसे किसी के मतलब जाके लड़ थोड़ ना सकता है, तो कुछ तो मतलब कि उसको चिंगारी तो चाहिए ना, आग तो फिर वो लगा ही लेगा। तो वो उस चिंगारी की तलाश में था, और वो चिंगारी उसको मिली लोकल जो डिस्प्यूट चल रही थी इंडिया के अंदर, उसको लेके। कार्नेटिक और हैदराबाद दोनों में ही जंग लड़ी जा रही थी लोगों के बीच में, आपसी लोगों के बीच में, कि कौन गद्दी पे बैठेगा। हैदराबाद के निजाम असफ जाह की डेथ हो गई थी, और इसके बाद हैदराबाद में दो लोगों के बीच में जंग चल रही थी कि गद्दी पे मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। नासिर जंग जो बेटे थे, और नेफ्यू मुसव्वर जंग, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के अंदर भी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि जो नवाब दोस्त अली थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और अब जो उनके बेटे अनवरुद्दीन और चंदा साहिब जो उनके सन इन लॉ हैं, इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। अनवरुद्दीन के बारे में हमने फर्स्ट कार्नेटिक वार में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर दो टीम बन जाएंगी। फ्रांस सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को। ठीक है, मुजफ्फर जंग कौन है? ये जो हैदराबाद का निजाम बनना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर इनको सपोर्ट कर रहे थे एक तो फ्रांस। और अगर बात करा जाए कि है मतलब सॉरी, कार्नेटिक में किसको सपोर्ट करना है, तो वो चंदा साहिब को कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो ब्रिटिश लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे? नासिर जंग को कर रहे थे हैदराबाद के निजाम के लिए, और कार्नेटिक के नवाब बनाने के लिए अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी एक दूसरे के एंटी हैं, ये एक दूसरे के एंटी हैं, और ये एक दूसरे के एंटी हैं, और एक दूसरे को अब ये काटने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कौन जीतता। अब देखिए, ये जो अनवरुद्दीन खान था ना, जो कार्नेटिक का नवाब बनना चाहता था, ये सपोर्ट करने लगा नासिर जंग को, जो कि हैदराबाद का निजाम बनना चाहता था। अब क्योंकि अनवरुद्दीन ने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया नासिर जंग को, तो प्रॉब्लम हो गई मुजफ्फर जंग को, क्योंकि मुजफ्फर जंग तो नासिर जंग को हराकर गद्दी पे बैठना चाहता था। तो इसलिए मुजफ्फर जंग ने क्या करा, एक प्लान रचा, किसके साथ मिलके? फ्रांस के सपोर्ट से अनवरुद्दीन के खिलाफ, क्योंकि ये अनवरुद्दीन क्या कर रहा था, नासिर जंग को सपोर्ट कर रहा था। और यहाँ पर होती है बैटल ऑफ आम्बूर। हमने फर्स्ट कार्नेटिक वार में भी सेंट होम नाम की बैटल पढ़ी थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ सेकंड कार्नेटिक वार में पढ़ रहे हैं बैटल ऑफ आम्बूर।
3 अगस्त 1749 में लड़ी गई थी वेलोर के पास, जिसके अंदर अनवरुद्दीन खान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो एक का खेल खत्म हो गया है, एक किरदार गायब हो चुका है अब। तो दिसंबर 1750 में क्या होता है, अब ये एक अनवरुद्दीन खान चला गया, और इस ये जिसकी हेल्प कर रहा था नासिर जंग, जो हैदराबाद का निजाम बनना चाहता था, ये भी कुछ कुछ लड़ाई करता है और इसमें इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि ब्रिटिश जिन दो लोगों को, जो दो उम्मीदवारों को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था, वो दोनों ही कैसे भी मर जाते हैं। अब मुजफ्फर जंग बचता है, तो मुजफ्फर जंग को सूबेदार बना दिया जाता है डेक्कन का, और जो फ्रांस इसका सपोर्ट कर रहे थे उनको रिवार्ड किया जाता है। कृष्णा नदी के किनारे और नीचे की जो कुछ टेरिटरीज होती हैं वहां का गवर्नर बना दिया जाता है फ्रांस गवर्नर डुप्लेक्स को। ठीक है, अब फ्रांस का जो डुप्लेक्स था वो सपोर्ट कर रहा था ना चंदा साहिब को, तो इसको बना दिया जाता है नवाब ऑफ कर्नाटक। और मोहम्मद अली, जो किसका बेटा है, ये बेटा था अनवरुद्दीन का। अनवरुद्दीन तो मर गया, और मोहम्मद अनवरुद्दीन था एक तरीके से उम्मीदवार, ये तो मर गया। इसका बेटा अपनी जान बचा के भाग गया तिरुचिरापल्ली में, अपनी जान बचा के, और यहाँ पर ये किसकी सहायता से रह रहा था, ब्रिटिश की सहायता से रह रहा था। अब देखो, हमने अब तक देखा कि मतलब फ्रांस जिन दो लोगों को सपोर्ट कर रहा था वो गद्दी पे बैठ गए थे, और ब्रिटिश कहीं ना कहीं पर हार रहे थे। तो ये चीजें देखते देखते कि फ्रांस की पावर रीजन में बढ़ रही है, इंग्लिश ने डिसाइड किया कि वो मोहम्मद अली, जो कि बेटा है अनवरुद्दीन का, उसकी हेल्प करेगा और मोहम्मद अली को गद्दी पे बिठाएगा। तो लेटर बाद में जाके गवर्नर बनते हैं बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव, का नाम आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। इसने अपने जो थोड़े सीनियर मोस्ट थे इनके गवर्नर, उस टाइम पे सॉन्ड्रस नाम के गवर्नर थे, उनको ये उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव बहुत बड़ी पोस्ट में नहीं थे, लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव की बात को सॉन्डर्स नाम के गवर्नर ने सुना कि भाई हम एक प्लान करते हैं, हम क्या करते हैं, आरकोट पे अटैक कर देते हैं। आरकोट क्या है, आरकोट जगह है, कैपिटल है कर्नाटक की। तो इससे क्या होगा कि जो मतलब दूसरी एरियाज पे कब्जा कर रखा है ना चंद साहेब ने, वहां से उसका ध्यान हट जाएगा, और अपनी कैपिटल को बचाने के लिए चंद साहिब क्या होगा, आरकोट की तरफ भागेगा, और जब वो ऐसा करेगा तब हम जाके मोहम्मद अली को बचा लेंगे। तो इसको कहा गया था सीज ऑफ आरकोट, और इसमें ब्रिटिश जीत गए थे। ब्रिटिश की जो ये टैक्टिक थी ये काफी अच्छी निकली, और ब्रिटिश इसमें जीत गए थे, और चंदा साहेब को मृत्यु मिली, चंदा साहिब की मौत हो गई, और फिर मोहम्मद अली को नवाब ऑफ कर्नाटक बना दिया गया। देखो यहाँ पर कुछ भी हुआ हो, लेकिन इन द एंड फ्रांस को बहुत सारी नॉर्दर्न टेरिटरीज मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो फ्रांस का गवर्नर था डुप्लेक्स, इसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, इसकी काफी आलोचना हुई, क्योंकि जो फ्रांस एक सरकारी कंपनी थी दोस्तों, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो एक सरकारी कंपनी नहीं थी, वो बाद में सरकारी कंपनी बनी। पहले तो ब्रिटिश एक प्राइवेट कंपनी थी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। यहाँ पर बहुत हैवी लॉसेस फ्रांसी कंपनी को मिले, जिसकी वजह से डुप्लेक्स की आलोचना की गई, और बोला कि भाई तुम ऐसा करो, तुम फ्रांस आ जाओ, ठीक है। और इसकी जगह, डुप्लेक्स की जगह, चार्ल्स रॉबर्ट गोदेऊ को भेज दिया गया। इन्होंने ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी को साइन किया गया, एंड इस ट्रीटी के अनुसार इंग्लिश और फ्रांस अपने कमर्शियल एक्टिविटीज में रहेंगे इंडिया के अंदर, एंड एक दूसरे के जो सब कॉन्टिनेंटल पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस प्रकार से ट्रीटी हो गई और एक समझौता हो गया। अब देखो, पहले भी एक ट्रीटी हो गई थी फर्स्ट कार्नेटिक वार में, आप मुझे बताओ उस ट्रीटी का नाम क्या है, क्योंकि मैं फर्स्ट कार्नेटिक वार में बता चुकी हूँ। सेकेंड कार्नेटिक वार के अंदर हो गई एक समझौता पौंडीचेरी वाला। अब हम देखेंगे थर्ड कार्नेटिक वार इन दी नेक्स्ट वीडियो। मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और सिर्फ इग्नू के लिए नहीं, जहाँ भी हिस्ट्री आती है वहाँ आपको ये सारे टॉपिक्स काम आएंगे, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, प्रमोट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।